सो हाय गाइस, आज हम लोग चालू करेंगे विथ पॉलीमर रिलेटेड फैक्टर्स। मतलब हम लोग लास्ट टाइम इधर ही छोड़ा था ना थ्योरीज पे, तो भी अपन ये पढ़ लेते हैं फैक्टर्स इंपॉर्टेंट म्यूको एडेशन। ठीक है, तो उसमें से एक है पॉलीमर रिलेटेड फैक्टर्स। तो मॉलिकुलर वेट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। सो न्यूमरस स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट देयर इज सर्टेन मॉलिकुलर वेट एट विच बायोडेशन इज एट मैक्सिमम। तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलीमर, अभी देखो कैसे होता है कि न्यूमरस स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट देयर इज अ सर्टेन मॉलिकुलर वेट एट विच बायोडेशन इज एट मैक्सिमम। मतलब एक सर्टेन मॉलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंसेस पे ही जो आपका ड्रग है, मतलब डिपेंड्स। अभी देखो आपका जो बायोडेसिव लेयर है उसके अंदर चेन्स रहेंगे, तो वो चेन्स का मॉलिकुलर वेट की यहाँ पर बात हो रही है। उन मतलब उस मॉलिकुलर वेट की हम यहाँ पर बात करें कि वो एक सर्टेन मॉलिकुलर वेट पे ही आपके जो चेन्स है वो बॉन्ड फॉर्म कर सकेंगे हमारे क्रेवाइसिस के साथ। ठीक है, जो हमारे म्यूकस लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ the interpretation of polymer molecules is favorable for lower molecular weight polymers, whereas entanglements are favored for high molecular weight polymers. So देखो, the interpenetration of polymer molecules is favorable for low molecular weight polymers। मतलब क्या कि हमारे जो लो molecular weight वाले polymers रहेंगे वो अच्छे तरह से क्रिवाइसिस के अंदर जो है पेनिट्रेट कर पाएंगे। इंटरपेनिट्रेशन का जो फिनोमेना हमने देखा है वो जो है देखने को मिलेगा हमको इन केस ऑफ लोअर molecular weight substances। बट इफ़ इट इज़ अ हायर molecular weight substance then what will happen is entanglement will happen। ठीक है ना, entanglement will happen मतलब क्या होगा ना कि ये इतना ज़्यादा, मतलब देखो अभी छोटा मॉलिक्यूल था, छोटा molecular weight था, मतलब छोटा साइज़ भी होगा उसका। छोटा साइज़ था तो क्या है, जो छोटे छोटे एकदम जो माइन्यूट साइज़ के, जो माइक्रो साइज़ के जो अपने डिवाइसेस थे म्यूकस लेयर के अंदर, उसको वो देखो मतलब एक डिवाइस के लिए एक पॉलीमर चाहिए, ऐसा कंडीशन थी। बट जब हम बोलते हैं कि हायर molecular weight, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि इट विल बी बिगर। मतलब दिस मॉलिक्यूल जो चेन की हम बात कर रहे हैं, अब ये जो चेन होगा बहुत बड़ा होगा, तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये एक चेन और यहाँ पर होंगे बहुत सारे क्रेवाइसेस। तो आप देख पा रहे हो कि क्योंकि बड़ा हो गया, अब वो छोटे क्रेवाइसेस में फिट नहीं हो पा रहा, तो क्या हो जाएगा कि क्रेवाइसेस के अंदर से भी जो चेन्स निकलेंगे इनके साथ ही इंटैंगल कर देगा। ठीक है, इट विल गेट इंटैंगल्ड बिटवीन दिस चेन्स। ये वाला प्रोसेस से वो बायोडेशन करेगा। ठीक है, द ऑप्टिमम मॉलिकुलर वेट फॉर द मैक्सिमम बायोडेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पॉलीमर्स, द नेचर इन डिटेक्स द डिग्री ऑफ स्वेलिंग इन वाटर विच इन टर्न डिटरमाइंस इंटरपेनिट्रेशन ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल विद इन द म्यूकस। अकॉर्डिंग टू Gurney, it seems that biodesive forces increases with the molecular weight of the biodesive polymer up to 1 lakh, and beyond this level there is not much effect. To allow chain interpretation, a polymer molecule must have an adequate length size. Size and configuration of the polymer's molecule are also important factors. For example, with polyethylene oxide, adhesive strength increases up to molecular weights of 440 lakhs. These polymers are well known to certain molecules of highly linear configuration which contribute to interpenetration with textile molecules with molecular weight as high as, बाप रे, अच्छा ठीक है, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है ना यहाँ पर कि दे आर ट्राइंग टू से कि टिल अ सर्टेन मॉलिकुलर वेट ओनली योर बायोडेसिव फोर्स विल इंक्रीज। ठीक है ना, आपको मैंने बता दिया कि बायोडेशन अगर लोअर मॉलिकुलर वेट सब्सटेंस है तो कैसा होगा, और बायोडेशन इफ इट इज़ हाई मॉलिकुलर वेट सब्सटेंस तो क्या होगा। दोनों मैकेनिज्म आपको बता चुका हूँ। एक मैकेनिज्म जो है वो होगा आपका इंटरप्रिटेशन, और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो आपका होगा इंटैंगलमेंट। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके अंदर हमने ये बात की है कि इट सीम्स दैट बायोडेसिव फोर्स इंक्रीज विद द मॉलिकुलर वेट ऑफ बायोडेसिव पॉलीमर। तो 1 लाख तब का 1 लाख जब डाल्टन्स आपका मॉलिकुलर वेट होगा, आपके पॉलीमर का 1 लाख डाल्टन्स अगर मॉलिकुलर वेट है, तो तब तक आपका जो है ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। सो ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। सी, तो इधर तक इट इज़ इंक्रीजिंग देन इट इज़ गोइंग कांस्टेंट। ओके, अब ये देखो, इधर तक इट इज़ इंक्रीजिंग देन इट इज़ गोइंग कांस्टेंट। ओके, बराबर है। मॉलिकुलर वेट को समझ लो, वाई एक्सिस पे मॉलिकुलर वेट समझ लो, और यहाँ पर जो है सॉरी ऐसे समझ लो आप कि नीचे मॉलिकुलर वेट है और यहाँ पर जो है आपका वो है स्ट्रेंथ।
बराबर है। तो स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग अप टू दिस मॉलिकुलर वेट, 1 लाख मॉलिकुलर वेट, आफ्टर दैट इट इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, देन यहाँ पर लिखा हुआ है कि बियॉन्ड दिस लेवल देयर इज नॉट मच चेंज, मतलब इट इज़ कॉन्स्टेंट। टू अलाउ चेन इंटरप्रिटेशन द पॉलीमर मॉलिक्यूल मस्ट हैव एन एडिक्वेट लेंथ। ठीक है ना, मतलब अपन ने तो पहली बात भी की थी कि अभी मॉलिक्यूलर वेट की जो बात है ना यहाँ पर थोड़ी सी निकल गई है, थोड़ा सा भी इसमें दूसरी बात की है यहाँ पर उन्होंने कि साइज़ एंड कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं यहाँ पर। आपको मैंने पहले भी बताया था नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में, किसी ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो कि द पॉलीमर का जो साइज़ होता है वो प्रॉपर रहना चाहिए, लीनियर होना चाहिए उसका कॉन्फ़िगरेशन भी, नहीं तो क्रेवाइस पे बैठ नहीं पाएगा। ठीक है ना, अगर ये बड़ा, अगर ये मॉलिक्यूल एकदम छोटा है और ये क्रेवाइस एकदम बड़ा है तो एकदम प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाएगी। और अगर ये पॉलीमर बड़ा है और ये क्रेवाइस छोटा है तो फिर वापस इंटरप्रिटेशन बराबर नहीं हो पाएगी। इट हैज़ टू बी approximately of equivalent size that I have talked about, this concept I have talked about in the second lecture of this thing, in the previous lecture। दूसरी चीज़ जो हम लोग को ध्यान में रखनी होती है कि कॉन्फ़िगरेशन इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे कि अभी मीथेन मॉलिक्यूल नहीं, क्या बोलते हैं, जैसे आपने वेज एंड डैश प्रोजेक्शन देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर, तो कुछ मतलब कुछ जो ग्रुप्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कार्बन के अराउंड जो इन द प्लेन होते हैं, और कुछ जो ग्रुप्स होते हैं वो सॉलिड वेज के जैसे रहते हैं, मतलब इन द प्लेन, सॉरी सॉलिड वेज इज आउटसाइड द प्लेन। एंड डॉट जो आता है आपका, मतलब डैश प्रोजेक्शन जो आता है आपका, वो डैश मतलब इट इज़ इन द प्लेन। तो दिख रहा है ना आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो अभी अगर आप ऐसे चेन को इस क्रेवाइस के अंदर फिट करने की कोशिश करोगे और अगर कुछ ग्रुप इस क्रेवाइस के बाहर जा रहा है, ठीक है ना, तो वो फिट नहीं हो पाएगा बराबर से, इट वोंट बी एबल टू इंटरमेडिएट प्रॉपर्ली। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमको देखनी पड़ती है। नाउ अभी इन्होंने एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल विद पॉलीइथिलीन ऑक्साइड अडेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इवन अप टू मॉलिकुलर वेट्स ऑफ 40 lakhs। These polymers are well known to contain molecules of highly linear configuration which contribute to intermediation with dextran। ठीक है ना, तो क्या बोलने का अपने को कि नाउ दीज आर सम एक्सेप्शंस, कि मतलब इसका इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। मतलब इवन इफ इट्स मॉलिकुलर वेट इज़ हाई, इवन इफ इट्स साइज इज़ वेरी हाई, यू नो द प्रॉब्लम इज़ कि इसकी बहुत ही, मतलब प्रॉब्लम नहीं, द बिगेस्ट एडवांटेज इज़ कि इसका एक लीनियर कॉन्फ़िगरेशन है, ये आड़ा टेढ़ा नहीं है, ये मॉलिक्यूल एकदम सीधा है, तो जाके क्रेवाइस पे फिट होगा इवन इफ इसका साइज जब बड़ा हो। ठीक है ना, सो विच कॉन्ट्रीब्यूट टू इंटरप्रिटेशन विद डेक्सट्रैन मॉलिक्यूल्स विद मॉलिकुलर वेट एज हाई एज, अभी देखो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा है, दिस वैल्यू इज़ लार्जर राइट, दिस वैल्यू इज़ अराउंड 1,95 lakhs, so this is very high, so do not exhibit better bioadhesion than molecules with molecular range of 2 lakhs। तो वही है वो उन्होंने यहाँ पर बात की। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा पूरे मॉलिकुलर वेट वाले पार्ट में, कि वो मॉलिकुलर वेट आपको जो रहना चाहिए ना 1 लाख के अंदर हो तो चलेगा। ठीक है ना, 1 लाख के अंदर अगर होगा तो इट विल शो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, विल शो प्रॉपर बायोएडेशन। ठीक है ना, उसका साइज़ और उसका लीनियर कॉन्फ़िगरेशन आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है हमेशा। और अगर आपका मॉलिकुलर वेट, अभी ऐसे भी एक्सेप्शन है, जैसे पॉलीइथिलीन ऑक्साइड जो आपके पास है, उसका एडेसिव स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, मतलब वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है ना, उसका एडेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 4 लाख अपना 40 लाख के वैल्यू पर भी इतना मस्त है। क्यों? बिकॉज उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लीनियर है। Even if its size is big, even if it is having a higher molecular weight, it is able to fit in the crevices। Why? Because it is having a linear molecule configuration। ठीक है ना, वो यहाँ पर उन्होंने बात की है। एंड देन और हमने क्या बात किया एग्जैक्टली कि ये जो हमने ग्राफ के बारे में बात किया था कि इट विल इंक्रीज अप टू सर्टेन वैल्यू एंड देन इट विल बिकम कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको जो है बात करनी है, तो ये है। हाँ, और ये देखो हमने ये भी बात किया था कि अभी 1 करोड़ 95 लाख की अगर बात करो तो इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल कि उसका वैल्यूएशन अच्छा होगा। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव पॉलीमर, ये दूसरा चैप्टर है। ये बोलता है कि मेंटेन्स दैट देयर इज़ अ ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉलीमर कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस्ट एडेशन। In highly concentrated system, the adhesive strength drops significantly. In fact, in concentrated solutions, the coiled molecules become solvent poor and the chains available for interpretation are not numerous। ठीक है, now this result seems to be of interest only for more or less liquid bioadhesive forms। For solid dosage form, so मतलब ये साइंटिस्ट जो है
फॉर सॉलिड डोसेज फॉर्म्स सच एज टैबलेट्स शोड दैट हायर द पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन द स्ट्रॉन्गर द बायोएडिशन। तो देखो लिक्विड में क्या होता है कि उल्टा हो जाता है, मोर द पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन लेसर इज द बायोएडिशन। टैबलेट्स पे इट इज़ डिफरेंट, तो डिपेंड करता है। सो वहाँ पर वही बात की इन्होंने यहाँ पर, ही मेंटेन्स दैट देयर इज एन ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉलीमर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेस्ट बायोएडिशन। इन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सिस्टम्स द एडिसिव स्ट्रेंथ ड्रॉप्स सिग्निफिकेंटली। वही बोल रहे हैं, बट दिस इज ओनली, हाँ बिकॉज देखो ना क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज इन फैक्ट इन कॉन्स्टेंट सोल्यूशंस द कॉइल मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स अभी बड़े बड़े होंगे, और मॉलिक्यूल्स बड़े भी नहीं होंगे, मतलब देखो अभी एक दूसरे से एकदम क्लोज होंगे कॉन्सेंट्रेटेड सिस्टम के अंदर, तो मॉलिक्यूल्स तो इंटैंगल हो जाएंगे एंड देन दे विल कॉइल, ठीक है ना, सो दे विल कॉइल। एक और चीज़ मेरे को आपको बतानी थी कि हाँ वही कॉइल ज़्यादा बढ़ जाएगा, बराबर है। सो इफ इट बिकम्स कॉइल्ड देन अगेन इट वोंट बी एबल टू इंटरैक्ट विद द दिस थिंग, क्या बोलते हैं उसको, विद द क्रेवाइसिस। समझ में ना आपको? हाँ, सो वो एक है। दिस रिजल्ट सीम्स टू बी ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर मोर और लेस लिक्विड बायोएडिसिव फॉर्म्स। ठीक है, वही साइंटिस्ट ने बाद में फिर रिसर्च करके बताया कि फॉर सॉलिड डोसेज फॉर्म्स सच एज टैबलेट्स शोड दैट हायर द पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन द स्ट्रॉन्गर इज द बायोएडिशन। लिक्विड में क्या हो जाता है, इंटैंगलमेंट अच्छी खासी हो जाती है, कॉइल स्ट्रक्चर हो जाता है वो, ठीक है ना। बट सॉलिड डोसेज फॉर्म में ऐसा कभी होता नहीं कि कॉइल हो जाएगा। हाँ, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड होंगे, बट दे वोंट कॉइल टू ईच अदर। ओके, मतलब इसको ऐसे समझ लो कि आपके पास यहाँ पर एक, देखो मैं ये अवॉइड कर देता हूँ। कि यहाँ पर आपके पास जो है ये है, ये आपके क्रेवाइस है नॉर्मल, ठीक है, और यहाँ पे जो चेन्स हैं यहाँ पर जो मैंने बनाए हैं, ये समझ लो कि ये थोड़ा कॉइल्ड है, ऐसे कॉइल्ड है, ऐसे ऐसे कॉइल्ड है ऐसे, ठीक है। नाउ कंपेयर दिस थिंग विद दिस थिंग। आप देख पा रहे हो कि मेरे कॉइल स्ट्रक्चर तो प्रॉपर्ली इंटरैक्ट भी नहीं कर रहे। अगर मैं कॉइल को नीचे भी लेके चले जाऊँ थोड़ा सा, तो भी इंटरैक्ट बराबर नहीं करेगा। उसका चेन जो है, मतलब ऐसे समझ लो कि ये जो अभी देखो, अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करूँ तो देन वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वहाँ पर जो है ये तो अपना ही हो गया। अभी फ्लेक्सिबिलिटी की मैंने बात करते, तो अभी तक अपन ने कौन से कवर कर लिया, एक तो मॉलिक्यूलर वेट कवर कर लिया और एक तो अपन ने कॉन्सेंट्रेशन कवर कर लिया, करेक्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पॉलीमर चेन। नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंटरप्रिटेशन एंड इंटैंगलमेंट, वो एनलार्जमेंट नहीं है। एज वाटर soluble polymers have become cross linked, the mobility of the individual polymer chain decreases. Okay, as water soluble polymers become cross linked, the mobility of the individual polymer chain decreases. As the cross link density increases, the effective length of the chain which can penetrate into the mucous layer decreases even further and mucoadhesive strength is reduced. तो उसका बोलने का मतलब यहाँ पर डिफरेंट बताता हूँ। क्या होता है ना कि जो वाटर सॉल्युबल पॉलीमर जो रहते हैं ना, दे बिकम क्रॉस लिंक्ड, और जिस तरह से वो क्रॉस लिंक हो जाते हैं, अगर कुछ भी चीज़ इंटैंगल हो जाती है, अगर क्रॉस लिंक हो जाती है, तो ऑफकोर्स इट वोंट बी एबल टू मूव प्रॉपर्ली, ठीक है ना। वो आपका इंडिविजुअल चेन जो है वो मूव नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली। एंड एज द क्रॉस लिंकिंग डेंसिटी इंक्रीजेज, अब जैसे जैसे क्रॉस लिंकिंग डेंसिटी इंक्रीज होती गई आपकी पॉलीमर की, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द चेन विच कैन पेनिट्रेट इनटू द म्यूकस लेयर डिक्रीज इवन फर्दर एंड म्यूकोएडहेसिव स्ट्रेंथ इज रिड्यूस्ड। उसको समझते हैं बराबर से। तो अभी इसका मतलब क्या है, ऐसा कि बताता हूँ आपको कि देखो तो समझना पड़ेगा कि अगर पॉलीमर का जो नेटवर्क है, ठीक है, देखो अभी आपको जैसे बताऊँ मैं, जैसे कि अभी पॉलीमर की चेन जो है आपके पास, पॉलीमर की जो चेन्स हैं वो
क्रॉस लिंक हो जाते हैं। जैसे कि अगर इसको मैं मैश नेटवर्क में समझूँ, ऐसे समझते हैं कि ये तो हम लोग अभी तक ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे थे, ऐसा समझ लो। हम थोड़ा ऊपर से देखेंगे तो ये देखो, ये जो पॉलीमर के चेन्स हैं ना, ये ऐसे प्रॉपर मैश नेटवर्क बना चुके हैं, ठीक है ना। बिकॉज ये वाटर सोल्यूबल है, तो उन्होंने क्या कर दिया ना कि मैश नेटवर्क बन गया है, क्रॉस नेटवर्क बन गया है, एकदम क्रॉस लिंकिंग डेंसिटी बन चुकी है। समझ में आ रहा है आपको नाउ? तो अभी आप खुद ही सोचो कि अगर ये पॉलीमर जो है अगर ये फ्लेक्सिबल ना हुए, ठीक है ना, और ऐसे क्रॉस लिंक होती गई, ऐसे क्रॉस लिंक डेंसिटी बढ़ती गई, तो आपको क्या लगता है कि ये हमारा म्यूकस लेयर इसके ऊपर बैठ पाएगा? सॉरी, ये म्यूकस लेयर पे बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा? इट वोंट बी एबल टू डू दैट। बिकॉज अगर आप इसको ट्रांसवर्स वे में देखो तो ये चेन सपोज इधर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये चेन की जो ब्रांचिंग है ये ऐसे निकल के आई, ये चेन की ब्रांचिंग 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 ऐसे निकल के आई, बराबर है। तो ऐसे उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर, देखो क्रॉस लिंकिंग हो गया, यहाँ पर बहुत सारे इंटेंगलमेंट हो गए। और आपको मैं बताया था जैसे कॉइल्ड में प्रॉब्लम, जैसे कॉइल स्ट्रक्चर में कैसे प्रॉब्लम हो रहा था, एकदम कॉइल्ड हो गया था। एन इफेक्टिव चेन विच वॉज अवेलेबल टू बॉन्ड विद द क्रिवाइस वॉज नॉट अवेलेबल, बराबर है। यहाँ पर भी क्या है कि क्रॉस लिंक की वजह से क्या है कि इफेक्टिव चेन जो आपका जाना चाहिए अंदर, वो जा नहीं पाएगा, है कि नहीं, क्योंकि बाहर कुछ बचा ही नहीं अंदर घुसने के लिए, कोई पॉइंटेड चीज़ बची नहीं, तो क्रिवाइस में कैसे घुसेगी। यहाँ पर क्रॉस लिंक की वजह से क्या हो गया ना कि एक दूसरे को उन्होंने क्रॉस लिंक कर करके देखो इधर एक ऐसे फ्लैट सरफेस बना दिया है, कोई पॉइंटेड चीज़ बची अंदर जाने के लिए नहीं बची, बराबर है। अगर आप किसी चीज़ को क्रॉस लिंक करोगे, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने अच्छे से बनाता हूँ, जैसे इसका ग्रुप इसके अंदर चला गया, इसका ग्रुप इसके अंदर चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, तो आप देख रहे हो कि हार्डली देयर इज़ एनी पॉइंटेड थिंग्स अवेलेबल फॉर going into the crevice and forming a bond. So if this crosslink increases, if this crosslink density increases, then it won't be able to bond, right? The next is spatial conformation. तो हाई मॉलिकुलर वेट हमने पहले बात कर दी थी कि हाई मॉलिकुलर वेट सब्सटेंस के बारे में कैसे एग्जैक्टली बात होती है, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हमने बात की थी, मैं टॉक्ट अबाउट वो बात करते थोड़ा सा स्पेशल कन्फर्मेशन के बारे में। आपको मैं बोला था ना कि आड़ा टेढ़ा मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लीनियर, ताकि प्रॉपरली बॉन्ड कर सके, ठीक है ना। देखो बिसाइड्स मॉलिकुलर वेट और चेन, देन स्पेशल कन्फर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डिस्पेंड हाई मॉलिकुलर वेट ऑफ 19 फॉर डेक्सट्रांस जो भी है, दे हैव सिमिलर एडेसिव स्ट्रेंथ टू दैट ऑफ पॉलीथीन ग्लाइकॉल विद अ मॉलिकुलर वेट ऑफ 2 lakhs। देखो द हेलिकल कन्फर्मेशन ऑफ डेक्सट्रान में शील्ड मेनी एडेसिवली एक्टिव ग्रुप्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन अनलाइक पीजी पॉलीमर्स विच हैव अ लीनियर कन्फर्मेशन। ये देखो, तो क्योंकि वो उनका कन्फर्मेशन आड़ा टेढ़ा था, उनके जो मेन एडेसिव एक्टिव ग्रुप्स थे जो बॉन्ड फॉर्म करने वाले थे वो छुप गए। समझ में ना आपको, क्योंकि उनका कन्फर्मेशन ही हेलिकल था। हेलिकल कन्फर्मेशन का इन द सेंस मतलब अभी इसको अगर ऐसे देखेंगे तो जैसे आपका मॉलिक्यूल अगर कॉइल्ड वे में है तो इसके अंदर कुछ ग्रुप्स लगे थे वो छुप गए इस कॉइलिंग की वजह से, या फिर कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से, है कि नहीं, तो वो दिखेगा नहीं अभी और वो एक्सपोज नहीं होंगे। इफ़ दे आर नॉट एक्सपोज्ड they won't come in contact with the crevice and that is why they won't be able to form a bond specifically, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो उन्होंने वो यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि इवन इफ जैसे हाई मोलिकुलर वेट ऑफ डेक्सट्रांस, आपको मैंने बोला था ना कि 1 करोड़ 95 lakhs का जो हमने देखा था ना कि उसका जो बायोडेशन की जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, वो लेसर थे एज़ कम्पेयर टू 2 lakhs, ठीक है ना। वो क्यों ऐसा हो रहा था? बिकॉज ऑफ दिस कन्फर्मेशन का प्रॉब्लम ओनली। अगर आपका कन्फर्मेशन लीनियर नहीं है तो जितना भी आप मॉलिकुलर वेट इंक्रीज़ करो आपका बायोडेशन इंक्रीज़ नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इफ़ द कन्फर्मेशन चेंजेस इट विल इंटैंगल इन इट सेल्फ, ठीक है ना, इट विल कॉइल अराउंड इट सेल्फ, इट विल फॉर्म अ कन्फर्मेशन। मतलब इफ द कन्फर्मेशन इज नॉट प्रॉपर देन द एक्टिव ग्रुप्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद द क्रिवाइस विल नॉट बी एक्सपोज्ड प्रॉपरली, बराबर है। अब ये हमारे हो गए कौन से फैक्टर्स, दीज आर द पॉलीमर रिलेटेड फैक्टर्स। मतलब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट टू मोलिकुलर में सबसे पहला जो हमने देखा है वो है पॉलीमर रिलेटेड फैक्टर्स, कि भाई पॉलीमर में ऐसा क्या है जिसको हम लोग ठीक करके काम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स, जैसे पीएच। अब देखो इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स में जैसे हमने पॉलीमर रिलेटेड फैक्टर्स देखा जिसमें हमने मॉलिकुलर वेट, फिर कॉन्सेंट्रेशन, स्पेशल कन्फर्मेशन, ठीक है,
फिर हमने और क्या क्या देखा, फिर हमने क्या मतलब उसको फ्लेक्सिबिलिटी देखा हमने, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें देखी। अब हम देखेंगे यहाँ पर pH, then we have to see applied strength, then we have to see initial contact time, then we have to selection of the model substrate surface, then we have to see swelling। तो ये 5 देखने हैं अपने को, ठीक है। फटफट कवर करते हैं, देखते हैं नाउ व्हाट इज़ pH। ये देखो pH में क्या बात कर रहे हैं हम लोग एग्जैक्टली, वो बताता हूँ आपको। तो इधर एक मिसिंग है हमारा, इधर एक हाइड्रेशन वाला पॉइंट मिसिंग है थोड़ा सा, तो वो मैं कवर करूँगा। आई थिंक दैट कम्स अंडर स्वेलिंग ओनली, आई डोंट नो। हाँ, आई विल जस्ट मतलब उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। सो एक है हमारा pH। Now pH was found to be significant effect on mucoadhesion as observed in studies of polyacrylic polymers cross-linked with COH groups. pH influences the charge on the surface of both mucus and the polymers. Mucus will have a different charge density depending on pH because of differences in dissociation of functional groups on the carbohydrate moiety and amino acids of the polypeptide backbone। तो समझते इसको क्या बोल रहा है एग्जैक्टली। मतलब क्या बोल रहे हैं कि pH का जो है एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है हमारे म्यूकोएडेशन के ऊपर। कब मालूम पड़ा ये कि इफेक्ट पड़ता है? जब उन्होंने स्टडीज़ की पॉलीएक्रिलिक पॉलीमर्स के ऊपर। तो पॉलीएक्रिलिक पॉलीमर्स के ऊपर जब उन्होंने स्टडी किया, ठीक है ना, तो पॉलीएक्रिलिक पॉलीमर्स को उन्होंने क्या किया कि COH ग्रुप के साथ लिंक कर दिया, क्रॉस लिंक कर दिया। नाउ pH इन्फ्लुएंसेस द चार्ज ऑन द सर्फेस ऑफ बोथ म्यूकस एंड पॉलीमर्स। तो ऐसा है कि pH की वजह से ही हमारा म्यूकस जो है और हमारा पॉलीमर है, उन दोनों के चार्ज पे इफेक्ट पड़ सकता है। हमको पता है कि म्यूकस का जो चार्ज है वो नेगेटिव दे रहता है। तो म्यूकस विल हैव अ डिफरेंट चार्ज डेंसिटी डिपेंडिंग ऑन द pH। देखो, भले ही चार्ज ना चेंज हो बट चार्ज की डेंसिटी चेंज हो सकती है, बराबर है कि नहीं बराबर है। सो म्यूकस विल हैव अ डिफरेंट चार्ज डेंसिटी डिपेंडिंग ऑन pH बिकॉज ऑफ डिफरेंसेज इन डिसोसिएशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अगर म्यूकस के जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो डिसोसिएट ही नहीं हुए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि COH ग्रुप अगर हमारे पास है तो वो कैसे डिसोसिएट होगा, CO- एंड H+। अगर डिसोसिएशन जो है हमारी वो प्रॉपर नहीं होगी, वो वीक डिसोसिएशन होकर होगी, तो मतलब फ़ायदा नहीं ना, फिर इट वोंट बी एबल टू डिसोसिएट इनटू समथिंग, देन चार्ज जनरेट नहीं होगा। करेक्ट है। तो वही हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ डिफरेंसेज इन डिसोसिएशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट मोइटी एंड अमीनो एसिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट मोइटी एंड अमीनो एसिड्स मतलब क्या कि आपको तो पता है कि हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, मोनोसैकेराइड बनाते हैं, और मोनोसैकेराइड्स आर नथिंग बट वो कार्बोहाइड्रेट मोइटी हो गई। तो वो कार्बोहाइड्रेट मोइटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। उस कार्बोहाइड्रेट मोइटी के ऊपर भी सारे ग्रुप्स हैं, तो वो हम ग्रुप्स डिसोसिएट नहीं होंगे तो कैसे चलेगा, चार्ज बनेगा नहीं। अमीनो एसिड जो हमारे पास है, उनको तो पता है ना, पॉलीपेप्टाइड बैकबोन है हमारा म्यूकस का। तो पॉलीपेप्टाइड नहीं है, ऑफकोर्स इट इज़ लाइक अ प्रोटीन, राइट, प्रोटीन। सो प्रोटीन जो अमीनो एसिड वाला पार्ट है उसके ऊपर भी चार्ज रहता है, उसके ऊपर भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं। अगर वो डिसोसिएट नहीं होंगे चार्ज बनेगा नहीं। करेक्ट है। The Robinson and his group observed that the pH of the medium was critical for the degree of hydration of highly cross-linked polyacrylic acid polymers। अब उन्होंने क्या कर दिया ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग पॉलीएक्रिलिक क्रॉस लिंक्ड विथ COH, उन्होंने COH को एसिड लिख दिया है। सो पॉलीएक्रिलिक एसिड पॉलीमर बोल दिया इसको, ठीक है। उन्होंने बोला कि देयर इज़ अ डिग्री ऑफ, मतलब इट इज़ बेसिकली जितना ज़्यादा, मतलब आपका जो pH है वो मतलब आपको वो डिटरमाइन करता है कि आपका जो पॉलीमर है वो कितना हाइड्रेट होगा, ठीक है। ये देखो, द डिग्री द pH ऑफ द मीडियम वॉज क्रिटिकल फॉर द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। सो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन वॉज इंक्रीजिंग बिटवीन pH 4 and 5, continuing to increase slightly at pH 6 and 7 and decreasing at more alkaline pH levels. This behavior was attributed to differences in charge density at different pH। मतलब 4 से 5 तक के जब हमने देखा तो हाइड्रेशन जो मतलब हमारा स्वेलिंग होती है, या फिर बोल लो कि जो पॉलीमर का स्वेलिंग जो हो रहा है, पॉलीमर का इंटरमिनेटेशन हो रहा है, वो प्रॉपर हो रहा था बिटवीन pH 4 and 5। बट जब हम जाते 6 से 7 तो स्लाइटली थोड़ा मतलब ज़्यादा चेंज दिखा नहीं हम लोग को, ठीक है ना। येस, मतलब बायोडेशन जो है और जो हमारा हाइड्रेशन है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ 6 और 7 के बीच में, बट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ। एंड एकदम से फिर जब वो हम लोग अल्कलाइन pH लेवल पे आए तो एकदम से डिक्रीज़ हो गया। तो दिस क्लियरली शोज अस कि भाई डिफरेंस इन चार्ज डेंसिटी अगर हो, ठीक है ना, तो वो किसके वजह से हो रहा है, pH की वजह से हो रहा है। और अगर डिफरेंस चार्ज डेंसिटी हुआ तो आपका हाइड्रेशन बराबर नहीं होगा, आपका इंटरप्रिटेशन बराबर नहीं होगा, बायोडेशन नहीं होगा। नाउ इसके बाद में उन्होंने थोड़े थोड़े एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर, जैसे पॉलीकार्बोफिल।
shows the maximum adhesive strength at pH 3. The adhesive strength decreases gradually as the pH increases up to 5. The polycarbophil does not show any mucoadhesive property above pH 5. देखो यहाँ पर बात कर ली मैंने कि pH 3 तक pH 3 से pH 5 में जब जाओगे तो mucoadhesive प्रॉपर्टी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज होना चालू हो गई है. सो यू कैन से दैट. सो पॉलीकार्बोफिल की जो मैक्सिमम एडेसिव स्ट्रेंथ है वो pH 3 पर है. 5 के आगे पर आप छोड़ ही दो कि भाई उसकी एडेसिव स्ट्रेंथ आपको दिखेगी. नाउ थस this study, the first systemic investigation of the mechanism of mucoadhesion clearly shows that the protonate carboxyl groups rather than ionized carboxyl groups react with mucin molecules presumably by numerous simultaneous hydrogen bonding. At pH above 5, polycarbophil swells to a large extent than at pH 3 or below. At higher pH, however, the chains are fully extended because of the electrostatic repulsion of carboxylate anions. The polymer chains are also repelled by the negatively charged mucin molecules. It has been also observed that due to hydrogen bonding between hydroxypropyl cellulose and carbapol 934, interpolymer complexes form at pH values below 4.5. तो ठीक है, इतना इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, तो इतना खाली मालूम होना चाहिए कि पीएच का इफेक्ट पड़ता है. तो ये अगर हम नहीं भी लिखोगे ना कार्बोफिल का जो इफेक्ट क्या पड़ता है, कब वो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. एग्जाम्पल दे दो खाली कि जब हमने पॉलीएक्रिलिक एसिड पॉलीमर्स की जब हमने बात की थी तो वो pH 4 और 5 के बीच में सही था, pH 6 के 7 के बीच में भी सही था. बस क्या है कि जब हम लोग अल्कलाइन pH पे गए तो बात लग गई, हमारा जो पॉलीमर का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होना चालू हो गया, एडेसिव स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज होना चालू हो गया. ठीक है. देन अगेन वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ पॉलीकार्बोफिल. उसको मैं हमने एग्जांपल लिया कि भाई pH 3 के pH 3 तक तो भाई सही है, बराबर है. pH 5 तक अगर जाओगे, उसके आगे जाओगे तो फिर इट विल डिक्रीज. तो ये याद रखो. देन सेकेंड इज अप्लाइड स्ट्रेंथ. ठीक है ना. अब अप्लाइड स्ट्रेंथ में क्या लिखोगे? टू प्लेस अ सॉलिड बायोएक्टिव सिस्टम इट इज नेसेसरी टू अप्लाई अ डिफाइंड स्ट्रेंथ. हमने सबसे पहले लेक्चर में क्या बात की थी, जब हमने बायोएडिशन के बारे में जब बात की थी, when we had defined bioaddition, what we have told, we had told that these are मतलब बायोएडिशन जो एडिशन जो होता है वो कैसे होता है. जैसे पॉलीमर जो रहते हैं वो होते हैं प्रेशर सेंसिटिव. प्रेशर अप्लाई करने पर वो अटैच होता है हमारे स्किन को या फिर जो भी म्यूकस लेयर है जो भी है. तो प्रेशर जब हम लगाओगे नहीं, अगर जो रिक्वायर्ड प्रेशर है लगाओगे नहीं तो आपका चिपकेगा नहीं. इट इज़ सिंपली लाइक आप एक स्टिकर चिपका रहे हो अपने बुक के ऊपर. ठीक है. इस पर हम लोग नाम रोल नंबर सब लिखते हैं, उसके ऊपर हम लोग स्टिकर लगाते हैं, एक लेबल लगाते हैं. आपको याद रहेगा हम लोग जब हम स्कूल में रहते थे हम लोग लेबल लगाते थे. तो व्हेन वी पुट लेबल्स अगर हम लोग प्रॉपर्ली इसको स्ट्रेंथ से चिपका नहीं रहे हमारी बुक के ऊपर तो वापस आ जाता था, बाहर आ जाता था, या फिर उसके अंदर बबल्स फॉर्म हो जाते थे. सो पॉलीमर के केस में भी इतना होता है कि अगर अप्लाइड स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं है देन इट विल कॉज प्रॉब्लम्स. वॉट एवर द पॉलीएक्रिलिक, ये देखो वॉट एवर द पॉलीमर, सो पॉलीएक्रिलिक एसिड नाइट्रोजन बेंजीन पॉलीहेमा और कार्बोपोल 934 जो भी है, द एडिशन स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद द अप्लाइड स्ट्रेंथ और विद द ड्यूरेशन ऑफ दिस एप्लीकेशन. ज़्यादा देर से कॉन्टैक्ट करने में रखोगे तो ज़्यादा एडिशन बढ़ेगा. अगेन कॉन्टैक्ट टाइम, जैसे आपको याद रहेगा हमने पिछले लेक्चर में हमने कॉन्टैक्ट टाइम की बात भी की है. वी हैव टॉक्ड अबाउट कॉन्टैक्ट टाइम, इफ यू रिमेंबर, राइट. या सो the pressure initially applied to the mucoadhesive tissue contact side can affect the depth of interpenetration. If high pressure is applied for a sufficiently long period of time, polymers become mucoadhesive even though they do not have attractive interaction with mucin. देख यहाँ पर देखो, even if it is not able to form a proper bond with the mucin molecules, या जो भी हम लोग बोल सकते हैं म्यूकस के जो क्रिवाइसिस हैं उसके अंदर अगर वो बॉन्ड नहीं भी फॉर्म कर पाए चलेगा. बट अगर आपने ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाई है और ज़्यादा देर तक उसको रखा हुआ है अप्लाई करके, प्रेशर अप्लाई करके ज़्यादा देर तक रखा हुआ है, 5-10 मिनट तक रखा हुआ है, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ के अंदर अपने आप चिपकता है. इट इज़ डिस्कसिंग, मतलब ये आप कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू इमेजिन दिस. इमेजिन दैट आपने कोम्स, आप कोम करते हो, आप हेयर कोम करते हो, आपने कंघी ली, दूसरे कंघी के साथ फंसा दी. हम आपको पता है कि कंघी, दोनों कंघियाँ जो हैं वो प्लास्टिक से बनी हुई हैं. आपको क्या लगता है प्लास्टिक और प्लास्टिक के बीच में इंटरेक्शन होगा क्या, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा क्या? नहीं, वो पता ही नहीं होगा. बट फिर भी जब हम ट्राई करते हैं उन दोनों कंघियों को सेपरेट करने के लिए, हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते क्योंकि वो एकदम इंटेंगल हो चुका है इसके बीच में. एंड इट इज़, हमने इतना ज़ोर से उसको प्रेस किया था कि वो दोनों कोम्स जो थे वो एक दूसरे में फंस गए, अभी निकल नहीं पा रहे. ठीक है ना. हमको पता है कि प्लास्टिक और प्लास्टिक के बीच में इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं है, बट सिंस वी हैड अप्लाइड अ बिग प्रेशर इन द इनिशियल कॉन्टैक्ट पीरियड, वो जुड़ गया एकदम से. ठीक है ना, इंटेंगल हो गया इन शॉर्ट. ठीक है ना. तो वो एक बात है. तो अप्लाइड स्ट्रेंथ मैटर्स अ लॉट. यहाँ पर हम लोग इधर बात करें इनिशियल कॉन्टैक्ट टाइम की हम जब बात करते हैं, हाँ, तो इन्होंने अभी बात की थी, जब हमने अप्लाई स्ट्रेंथ की बात कर दी उसमें हमने कॉन्टैक्ट टाइम की बात कर ली. तो अभी थोड़ा सा और हमको कॉन्टैक्ट टाइम के बारे में बात करना चाहिए. सबसे पहले हमने कौन सी बात की, सबसे पहले वी हैड टू टॉक अबाउट
दिस थिंग pH, हमने pH के बारे में हमने क्या बात किया, अप्लाइड स्ट्रेंथ के बारे में बात किया। सो मैं और क्या बात कर सकते हैं हम लोग, व्हाट एल्स कैन यू टॉक अबाउट अप्लाइड स्ट्रेंथ। हमने फिर उसके अंदर कॉन्टैक्ट टाइम की बात की। तो कॉन्टैक्ट टाइम के बारे में और क्या बोल सकते हैं हम, ये देखो, द इनिशियल कॉन्टैक्ट टाइम बिटवीन mucoadhesives and the mucous layer determines the extent of swelling and the interpretation of polymer chains. Along with the initial pressure, the initial contact time can dramatically affect the performance of a system. देखो, the initial contact time between mucoadhesives and the mucous layer determines the extent of swelling and the interpenetration of polymer chains. ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइम रहेगा उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन आपका होगा, उतना ज़्यादा आपका स्वेलिंग होगा, उतना ज़्यादा आपका जो है पॉलीमर जो है, अगर आपका म्यूकस लेयर के साथ कॉन्टैक्ट में है तो वो उसको ज़्यादा हाइड्रेट करेगा, उसको ज़्यादा स्वेल करवाएगा। ज़्यादा स्वेलिंग होगी तो आपको ज़्यादा इंटरप्रिटेशन होगी। एट एक्सप्लेन दिस इन द फर्स्ट लेक्चर की स्वेलिंग की वजह से क्या हो जाता है, ठीक है। Now, along with the initial pressure, the initial contact time can dramatically affect the performance of a system. So, not only in the initial pressure, contact time also matters. The mucoadhesive strength increases as initial contact time increases. Although longer initial contact time should be based on the tissue viability. In case of mucoadhesives that need to be polymerized at the application sites, the initial contact time is critical. It is easily controlled when mucoadhesives are applied to exposed areas such as eye, nose, or mouth. For the application of mucoadhesives to the GI tract, however, the initial contact time cannot be controlled, which is one of the difficulties in applying mucoadhesive to the GI tract. तो क्या बोल रहे हैं लोग यहाँ पर, इनिशियल कॉन्टैक्ट टाइम आप कंट्रोल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कब कंट्रोल कर सकते हो, अगर वो म्यूकोएडहेसिव जो है आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। अभी जीआई ट्रैक में अगर म्यूकोएडहेसिव लगाओगे तो ऑफकोर्स यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल एनीथिंग, राइट, बिकॉज हम देख नहीं पाएंगे जीआई ट्रैक को, करेक्ट है। और दूसरी बात ये है कि ऐसे भी हमारे डोसेज फॉर्म रहते हैं जो लगाने पर पॉलीमराइज होते हैं, ठीक है ना। वो पहले से पॉलीमर बनता नहीं, वो लगाने पर पॉलीमराइज होता है। तो उस टाइम पे कॉन्टैक्ट टाइम जो है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा देर तक उसको नहीं रखा कॉन्टैक्ट टाइम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि पॉलीमराइज नहीं होगा वो। इफ़ इट वोंट पॉलीमराइज देन इट वोंट बी एबल टू हैव अ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। बराबर चेंज नहीं बनेगा तो क्या फ़ायदा, तो वो एक प्रॉब्लम है। ये हमारा हो गया इनिशियल कॉन्टैक्ट टाइम, ठीक है। वी हैव डिस्कस अबाउट pH, वी डिस्कस अबाउट कॉन्टैक्ट स्ट्रेंथ, वी हैव डिस्कस अबाउट इनिशियल कॉन्टैक्ट टाइम। नाउ वी कम डाउन टू सिलेक्शन ऑफ मॉडल सबस्ट्रेट सरफेस. The handling and treatment of biological substrates during the testing of mucoadhesives is an important factor since physical and biological changes may occur in the mucous gels or tissues under the experimental conditions. The viability of the biological substrate should be confirmed by examining properties such as permeability, electrophysiology, or histology. Such studies may be necessary before and after performing the in vitro test using tissues. मतलब क्या बोलने की कोशिश करें, मैं बताता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, बताता हूँ। अब जो मैंने नोट्स लिखे हैं उसमें मैंने क्या लिखा है कि द बायोलॉजिकल सबस्ट्रेट शुड बी केयरफुली हैंडल्ड एंड ट्रीटेड ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑन म्यूकोएडहेसिव एज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कैन अकर। मतलब क्या, अगर आप इन विट्रो टेस्टिंग कर रहे हो, आप जो भी चीज़, हम लोग कुछ भी अगर प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग को टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे टेस्टिंग के तरीके होते हैं। उसमें से एक है हमारा इन विट्रो टेस्टिंग, ओके। जब हम इन विट्रो टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ सबस्ट्रेट चूज़ करेंगे, हम लोग कुछ ना कुछ एक लेयर चूज़ करेंगे जिसमें हम लोग हमारा म्यूकोएडहेसिव लेयर जो है वो अप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो तभी जो हम लोग क्या बोलते हैं अपन उसको, सबस्ट्रेट चूज़ करेंगे, जैसे स्किन अगर हम लोग चूज़ करते हैं तो वो मतलब हमारे टेस्ट की वजह से या फिर हमारे पॉलीमर की वजह से इट शुड नॉट डिग्रेड और इट शुड नॉट गो अंडरगो सर्टन, मतलब अंडरगो अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसको डिटेल में हम लोग जो है ना समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बिकॉज द टाइम हैज़ एक्सीडेड अ लॉट। तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे ना कि सिलेक्शन ऑफ मॉडल सबस्ट्रेट सबस्टेंस कैसे करते हैं, स्वेलिंग क्या है, फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स कैन म्यूशन टर्नओवर, डिजीज स्टेज एंड ऑल, वो हम लोग डेप्थ में समझेंगे। और क्या बाकी रह जाता है हमारा, हाँ बस ज़्यादा तो बाकी नहीं रह जाता वैसे, because then we have to discuss more about polymers in specific। तो देखते हैं, ठीक है।